क्या था पेज 2 के एंड पर हम बात कर रहे थे कि टैक्स क्रेडिट्स की तरतीब क्या है। पहले दिन हमने पढ़ा था टैक्स ईयर, फिर दूसरे दिन हमने पढ़ा था रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, और कल जो है वो हमने पर्सन कंपनी वगैरह की डेफिनेशन पढ़ी और टैक्स रेट लगाकर टैक्स कैलकुलेट करना सीखा। आज हम उसकी रिवीजन करेंगे। पेज 3 को भी हम नहीं करेंगे, पेज 3 फिर किसी दिन करेंगे। अब पेज 4 और 5 आपके सामने खुले हों। 1 और 2 हो गया है, 3 अभी नहीं करेंगे, 4 और 5 जिसमें टैक्स रेट्स अवेलेबल हैं। ओके, जो साहब ज्यादा सैलरी इनकम कमाते हैं, ज्यादा का मतलब अच्छी खासी, जो साहब अच्छी खासी सैलरी इनकम कमाते हैं या ज्यादा सैलरी इनकम कमाते हैं, उनके लिए पेज 5 वाला टेबल है। और जो साहब सैलरी इनकम अच्छी खासी नहीं कमाते, उनके लिए पेज 4 वाला टेबल है। दोबारा बोलें, जो लोग सैलरी, उनके लिए पेज 5 वाला टेबल है। और जो सैलरी अच्छी खासी नहीं कमाते, बल्कि ऐसी बात है कि जो सैलरी अच्छी खासी कमाते हैं उनको लॉ मेकर रिलैक्स करता है और सैलरी वालों के लिए ज़रा रेट कम है, और जो सैलरी ज़्यादा नहीं कमाते, कम कमाते हैं, उनके लिए थोड़े रेट ज़्यादा हैं। तो सैलरी वालों के लिए रेट अलग हैं। अगले सफ़े पे सैलरी वालों के लिए रेट अलग हैं। जो सैलरी अच्छी खासी कमाते हैं और जो थोड़ी कमाते हैं उनके लिए रेट अलग है। तो राइट वाले यानी 5वें सफ़े पे हाथ रख के बोलें, सैलरी ज़्यादा कमाते हैं, सैलरी अच्छी खासी कमाते हैं। पेज 4 पे हाथ रख के बोलें, सैलरी कमाते हैं बट अच्छी खासी नहीं कमाते। अच्छा जी, अच्छी खासी का क्या मतलब है, यानी कितने परसेंट हो तो सैलरी को ज्यादा समझा जाएगा, वो उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। ओके, अब हम डिसाइड करने लगे हैं किस कब कौन सा टेबल लगेगा। एक टेबल 1 है, एक टेबल 2 है। मिस्टर उमर ने आपको डेटा दिया कि मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी है 9 मिलियन, और मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है 15 मिलियन। ओके, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मिसाल के तौर पे 0 है। टोटल इनकम 24 मिलियन। ओके, कहते मैंने ज़कात पे की 1 मिलियन की, तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी? 23 मिलियन। ओके, मिस्टर ताहिर हैं, वो कहते हैं जी मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी 1700,000 है या 10,700,000 है, और मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो 12 मिलियन है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन
0 जी, टोटल बोले 2 ज़कात पे की 50,000, सिर्फ 50,000 जी। टैक्सेबल इनकम बोले 22685000। ओके, ये काम आपने डबल 2 6 एक काम आपने करना है पेपर में ज़बानी, कैलकुलेटर पे नहीं करना, साइड पे कहीं। वो काम करना है 75% ऑफ टैक्स लेना है, 75% ऑफ इस रो में, लास्ट रो में भी जगह बना दें भाई। आगे आओ आप, फर्स्ट रो में भी इधर हो जाओ, ये बैग आगे रख दे। आगे आए, इधर आए भाई, इधर आओ आप। ओके, 75% किसका लेना है? टैक्सेबल इनकम का। जी बता दें 75% टैक्सेबल इनकम का कितना आया? 1,17,25,000। इधर बोलें कितना आया? 1,6,9,8,7,5,000। ओके, जरा आप आए पेज नंबर 5 पर और पॉइंट 2 पढ़ें। Where the income of an individual chargeable, where the income of an individual chargeable under the head salary exceeds 75% of taxable income, the rates shall be as set out in the following table. Where, अच्छा इसको आसान करके पढ़ें। Where जब मारे सैलरी, where salary exceeds 75% of taxable income, बताएं जी। सैलरी exceed 25% of taxable income, सैलरी exceed 75% of taxable income, बोले बोले बोले। सैलरी 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है या कम आ रही है? सैलरी कम आ रही है, क्लियर। और इधर भी देखे 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम कितना है? 16 बस छोड़े, आगे 987500 छोड़े। 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम कितना है? 16। और सैलरी अगेन ये क्या आ रही है? अब आप मुझे ये बता दें इन दोनों सूरतों के अंदर सैलरी क्या आ रही है? कम आ रही है। आप बताएं ये बंदा अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है या थोड़ी सैलरी कमा रहा है? थोड़ी सैलरी कमा रहा है। अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है या थोड़ी सैलरी कमा रहा है? थोड़ी सैलरी कमा रहा है। बट इफ आई टॉक अबाउट अनदर पर्सन, से assume मे बी मिस्टर कासिम, वो कहते हैं जी मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी है मिसाल के तौर पे 9 मिलियन और मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस वो है 5 मिलियन।
क्लियर? 9 + 5 14, इसको बल्कि और कम कर लें, 2 मिलियन। जी बोले 11। व्हाट इज दिस? इसमें ज़कात है ही नहीं, चलें ठीक है, इस बंदे ने ज़कात नहीं दी, अज्यूम करते हैं, दे भी सकता है। आप कहेंगे ऐसी ज़कात क्यों नहीं, दे भी सकता है, कर लेते हैं। 20,000 ज़कात दी, जी बताएं। 10 00 00 000, क्लियर? ओके, इट इज टैक्सेबल इनकम। ओके, अब आप मुझे बताएं, इफ आई टेक 75% ऑफ 1080000 देन इट कम्स टू, ये गलत आ रही जी, कितनी आ रही है? 10980। ओके, if I take 75% of 1098000, then it comes to 823500। आप बता दें, ये फिगर कम है और ये ज्यादा है, ये फिगर कम है और ये ज्यादा है। अब मुझे कंक्लूजन बता दें, इस पे कौन सा टेबल लगेगा, 1 या 2? 1, टेबल 1। इसके लिए भी कम है, टेबल 1। अच्छा, ये अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है, अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है, 9 मिलियन। ये बंदा अच्छी खासी सैलरी नहीं कमा रहा था, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर क्या है वो फेस पे देख के पता नहीं चलेगा, वो कैलकुलेटर हेल्प किया करेगा। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? ओके, आप बता दें इसके लिए कौन सा टेबल लगेगा? टेबल 2। अब मेरे ख्याल से आप बेशक जो है वो पहली और तीसरी एग्जांपल नोट कर लें, दूसरी बेशक नहीं करनी, ना करें। तो पहली और तीसरी एग्जांपल नोट करके आप फिर इसकी टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट करें। भाई एक साहब आगे आए, पर्पल शर्ट, अपनी रो में जगह बनवाएं, बैग उठवाएं बीच में से। एक ब्लैक शर्ट आगे आए आखिर से। भाई इस रो में भी जगह बनवाएंगे। किसका 75% लेना है और कंपेयर सिर्फ किससे करना है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जूम आउट किया, अच्छा वो बस नहीं नजर आ रहा है।
दिले। ओके, ये कैसे पता चलेगा कि एक साहब अच्छी खासी सैलरी इनकम कमा रहे हैं? कैलकुलेटर पे क्या लेंगे? टैक्सेबल इनकम कैलकुलेटर पे लिखेंगे। ये कैलकुलेशन शो नहीं करनी आपने, कैलकुलेटर पे सिर्फ ज़बानी करनी है। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेटर पे लिखेंगे और उस पर क्या लगाएंगे? 75%। अगर सैलरी ज्यादा आ रही हुई तो हम क्या कहेंगे? अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है। तो अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है तो अगले सफे वाला टेबल लगेगा। और उन दोनों सिनेरियोज में देख लें, उधर 10 कमा रहा है 12 से और 9, और तो उधर जो है वो आपको दूसरे वाला टेबल लगाना पड़ेगा। ओके, चलें जी, दोबारा पढ़ें पॉइंट 2, पेज 5 के टॉप पे। वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। इस सारी बात को छोड़ के मैं सिंपल करके पढ़ता हूं। वेयर सैलरी, वेयर इज ग्रेटर देन, एक्सीड की जगह ग्रेटर देन का साइन भी लगा सकते हैं ना आप। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। क्या रूल बना? इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम। तो कौन सा टेबल लगेगा, 1 या 2? टेबल 2, ये रूल बना। If salary is greater than 75% of taxable income, then we will apply table 2. It is the rule. Shall we set out in the following table? उसमें फिर 12 सीरियल आ रहे हैं। अच्छा जी, अब आप आए टेबल 1 पे। टेबल 1 के ऊपर जो इंग्लिश लिखी हुई थी वो भी जरा पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, कहते हैं पहले 2 पढ़ के आए, वो हम पढ़ाए हैं, तो बाकियों के लिए ये वाला टेबल है। इधर 25% का कोई रूल नहीं बताया कि 25% या ग्रेटर लेस का चक्कर नहीं बताया। कहते हैं पहले 2 पढ़ाओ, जो 2 का रूल है वो समझ आ गया, बाकियों के लिए कौन सा टेबल है? 1। तो 1 में कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखी हुई, 1 में लिखा हुआ है 2 पढ़ाओ। सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 का क्या मतलब है? पहले 2 पढ़ाओ, जो 2 कहते हैं उनके बारे में 2 की बात मान लो, बाकियों के बारे में 1। Subject to clause 2, the rate of tax to be imposed on every individual and AOP except salaried. Salaried से मुराद कौन से हैं? जो सैलरी कमा रहे हैं वो नहीं है मुराद। Salaried से मुराद कौन से हैं? जो अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं। ये नहीं समझना सैलरी से मुराद वो हैं जो सैलरी कमा रहे हैं। Salaried से मुराद कौन है? जो अच्छी, और अच्छी खासी का रूल ये है, salary is greater than 75% of tax except a salaried individual shall be set out in the following table. Okay. ऐसे ही सैंपल बेस पर मैं आपको साबित करने लगा हूं कि टेबल 1 बड़ा भयानक है और इसमें रेट्स बहुत हैवी हैं, और टेबल 2 बड़ा अच्छा है और इसमें रेट बहुत कम है। और टेबल 2 जो सैलरी अच्छी खासी कमाते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि हमारे पे टेबल 2 लग रहा है। एक साहब कहते हैं कि जी मैं 700,000 कमा रहा हूं, तो टेबल 1 में देख के मुझे बताएं इसका रेट क्या है। 5% वालों से मैं बात नहीं कर रहा, पेज 4 पे जरा अटेंटिवली जवाब दीजिएगा। एक साहब कहते हैं मैं 700,000 कमा रहा हूं, मेरे लिए टैक्स रेट क्या है? 10%। 10,000 छोड़ें फिलहाल, रेट क्या है? 10%। अब आए पेज 5 पे। एक साहब कहते हैं मैं 700,000 कमा रहा हूं, मेरे लिए रेट क्या है? 5%। तो यहां से आपको अंदाजा हो गया कि पेज 4 वाला जो टेबल है वो बड़ा भयानक है, उसमें रेट हैवी हैं, और पेज 5 वाला जो टेबल है वो जरा रिलैक्सिंग है और उसमें रेट, और पेज 5 वाले टेबल देखें कितना लेंथी है, इसमें रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। पेज 4 में आए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5% का जंप है। और आए पेज 5 पे, 5, 10, 15, आगे जंप छोटा हो गया, 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5। ये सारा पढ़ के आपको क्या फील हो रहा है कि इनको रिलैक्स किया जा रहा है? नहीं, जो सैलरी कमा रहे हैं ये गलत बात है, सैलरी तो वो लोग भी कमा रहे हैं।
जो अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं, जो अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं उनको क्या किया जा रहा है, रिलैक्स किया जा रहा है। उनके लिए सीरियल नंबर भी ज्यादा है और उन सीरियल्स में रेट्स भी कम है। रेट कम है यानी रेट वो तो ज्यादा है, सीरियल नंबर ज्यादा है बट रेट कम है उसका टैक्स का। ओके, द क्वेश्चन इज के हु इज कमाइंग अच्छी खासी सैलरी, जिसकी सैलरी ज्यादा है 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ओके, अब टेबल अप्लाई कर देते हैं, इधर आ जाए। इसके लिए कौन सा टेबल हमने डिसाइड किया है, टेबल 1। टेबल 1 में 23 मिलियन ढूंढे, सबसे आखिरी सीरियल में मिलेगा वेयर टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन 6 मिलियन। लगवाएं जी। जी कैलकुलेटर पकड़े सारे, 1222000 प्लस 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। ये 6 मिलियन को किससे कंपेयर करना है, 23 मिलियन। 23 मिलियन माइनस 6 मिलियन करें बस। अब इसका कोई फायदा नहीं है, ये टेबल डिसाइड करने के लिए था, इधर साथ साथ चल, ये टेबल डिसाइड करने के लिए था, अब इसका कोई फायदा नहीं है। बस डिसाइड हो गया ना कौन सा टेबल लगना है, बस अब इसको नहीं देखना जी। 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन, कैलकुलेटर पकड़े, 23 में से 6 मिलियन माइनस करें। मेरे पास जगह नहीं है वरना इनटू के आगे लिखता 17 मिलियन जी। 717 सारे मत बोला करें, मेरे को समझ नहीं आती। 7170000। अच्छा दे देंगे ना बड़े होके, अगर 2 करोड़ 30 लाख कमाया तो उसमें से 71 लाख गवर्नमेंट को दे देंगे ना। 2 करोड़ 30 में से 71 यानी 230 लाख में से 71 लाख गवर्नमेंट को दे देंगे। 230 में से 71 इमरान खान के लिए। नहीं, ये तो थोड़ा सा है, नहीं देंगे, देंगे सोचें। नो सर। ओके चलें जी आगे। मिस्टर ताहिर, इसने कितना कमाया? 2 करोड़ 26 लाख। ओके, टैक्स, नाउ वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द टैक्स। इसमें भी वही वाला टेबल लगना है, टेबल भी वही लगेगा और सीरियल भी वही लगेगा क्योंकि देखो सैलरी कम है। ओके 1220000 प्लस 35% ऑफ। अब कैलकुलेटर पे लिखें 2265000 माइनस 6 मिलियन। एक बोला करें मुझे कितना, खामोश। 1665 जी बोले। ग्रैंड टोटल 7047500। So it is how we calculate the tax of individuals. चले जी, इधर आए। टेबल कौन सा लगना है? 2। टेबल 2 में सीरियल नंबर 8 लगेगा। सीरियल नंबर 8
1345 प्लस 25% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 8 मिलियन। अब कैलकुलेटर पकड़ेंगे आप और कैलकुलेटर पकड़ के उस पर 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़ के उस पर लिखेंगे 1098000 उसमें से माइनस करेंगे 8 मिलियन जी। 298000 इंटू 25%, ग्रैंड टोटल 209000। ओके जी। नहीं ये दोनों टेबल्स गिवन होंगे पेपर में। ओके अब पेज 7 और 8 वाले सवाल आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर इसमें किसी सॉल्यूशन में गलती हुई वो भी बता दीजिएगा। बहरहाल चेक तो किए गए थे। पेज 7 और 8 वाले 8-9 सवाल हैं, ये अब आप घर में कर लीजिएगा। 10-12 मिनट लगेंगे आपको, सारा रिवाइज हो जाएगा। खुद सोचना है टेबल 1 लगना है या टेबल 2 लगना है। ओके आ जाए जी पेज 6 पे। जी टेबल्स गिवन होंगे, टेबल्स याद नहीं करना। Income from salary, income from business, income from capital gain, income from other source, that is total income. खामोश रहे जरा, खामोश। Total income. Now we will deduct zakat. It is also called as deductible allowance, and it is called as taxable income. अब टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन पढ़नी है आज, टोटल इनकम की डेफिनेशन पढ़नी है और हेड्स ऑफ इनकम की डेफिनेशन पढ़नी है। पढ़ें। लेट्स स्टार्ट विद टैक्सेबल इनकम, पेज 6। The taxable income of a person shall be
ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ना। द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन शेल बी द टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम ऊपर देखें, टैक्सेबल इनकम शेल बी द टोटल इनकम फॉर द ईयर रिड्यूस्ड, ब्रैकेट वाला छोड़ें, बाय द टोटल ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर। तो टोटल इनकम में से व्हेन यू विल डिडक्ट डिडक्टेबल अलाउंसेस you will get taxable income. Total income minus deductible allowances will give you taxable income. Okay, पहले वाली ब्रैकेट छोड़ें, दूसरे वाली ब्रैकेट नॉट बिलो जीरो, लेकिन जीरो से कम नहीं हो सकता। इसके लिए नोट्स में ही रहें और नोट्स में आकर सबसे पहली लाइन, मिस्टर उमर हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग डेटा फॉर टैक्स ईयर 2019। सैलरी इनकम 250, business income 150, and zakat paid under zakat and ushur ordinance is 470. सैलरी 250, आंसर में आ जाए, सैलरी 250, बिजनेस इनकम टोटल 400, zakat 470। अब इसकी सैलरी आ रही है भाई कितनी, 250। अगर मैं रुपीज इन 1000 में सॉल्व करूं, और बिजनेस ज़कात 470। अब अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर इसको कैलकुलेट करें तो यू विल गेट 70 माइनस 70। अब 70 पॉजिटिव आता तो इसका मतलब था हमने गवर्नमेंट को टैक्स देना है, और 70 नेगेटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट ने हमें टैक्स देना है। ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए उसने ब्रैकेट में ये लिख दिया बट नॉट बिलो जीरो। इधर जीरो से कम लिखने की इजाजत नहीं है। अगर कभी जीरो से कम आ रहा हो तो कैलकुलेटर पे ऑन का बटन दबा देने, जो चीज सामने लिखी होगी वो यहां लिख देनी है। ऑन का बटन दबा के क्या आ जाता है सामने, जीरो। तो कैलकुलेटर पे ऑन का बटन दबा के जो सामने आ जाता है वो आपने लिख देना, डेट इज जीरो। तो 400 माइनस 470 विल गिव यू नेगेटिव 70, बट नेगेटिव 70 की इजाजत नहीं है। रादर ऑफ राइटिंग डाउन नेगेटिव 70 यू विल ओनली राइट डाउन जीरो। ये कैसे पता चला, लिखा हुआ है एक जगह पे बट नॉट बिलो जीरो। ये किसी के जहन में सवाल ना आए कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा 400 कमा रहा है और 470 ज़कात दे रहा है, क्योंकि ज़कात जो है उसकी इनकम पे नहीं होती है, ज़कात एसेट्स पे होती है। हो सकता है उसके घर कैश सोना इतना पड़ा हो पहले से कभी कि उस पर इतनी ज़्यादा ज़कात बन गई हो, तो ये सवाल जहन में लाने की ज़रूरत नहीं है। तो सैलरी और बिजनेस इनकम को जमा करेंगे, कैपिटल गेन अदर सोर्स को जमा करेंगे, जो टोटल आएगा उसमें से अगर ज़कात माइनस करके जवाब नेगेटिव आ रहा हुआ तो नेगेटिव की जगह जीरो लिख दिया करेंगे। Okay, now come on the definition of total income. The total income is sum of person's income under all heads of income for the year. सारे heads of income चारों को जमा कर लें, that is called as total income. And person's income exempt from tax under any of the provision of this law. Under any of the provision of this law, ordinance से मुराद law, तो person's income exempt under any of the provision of this law. Okay. ये कौन सा सेक्शन है? ओके, सेक्शन 10 में हम डिफाइन करने लगे टोटल इनकम को। तो सेक्शन 10 के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे बात जो है वो समझ आ जाए। एक साहब है मिस्टर तैमूर, वो कहते हैं मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है फैन सेल करके, पंखे बेच के 90 मिलियन, और मेरा एक और बिजनेस है एग्रीकल्चर, मैंगोज के बाग बेचे हैं, वहां से मैंने कमाया 30 मिलियन।
तो सिर्फ बिजनेस कमाई है, ना सैलरी, ना कैपिटल गेन, ना अदर सोर्स। लेकिन बिजनेस इसके दो किस्म के हैं, बिजनेस तो कई हो सकते हैं। तो भाई मेरे, जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल, तो आने वाले दिनों में आपको ये बताया जाएगा कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, इस पे गवर्नमेंट ने कहा हुआ है टैक्स नहीं लगता। तो जो बंदा भी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है, उसको इनकरेज करने के लिए हमने कहा हुआ है इसकी इनकम माफ है और ये टैक्सेबल है। ये तो पंखे बेच रहा है, नॉर्मल बिजनेस है। पंखे बेचना इस तरह नहीं है जिस तरह अमरूद बेचना, तो इट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, तो ये टैक्सेबल है और ये एग्जेम्प्ट है। अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस 90, बस आप 30 को टच नहीं करेंगे। कैपिटल गेन 0, सैलरी 0, अदर सोर्स 0, टोटल इनकम माइनस ज़कात, ज़कात 0 गिवन नहीं है, तो टैक्सेबल इनकम भी यही आ गई। बल्कि इसको इसी तरह कर लें, टोटल इनकम 90 माइनस ज़कात 0, टैक्सेबल इनकम 90। अब आप मुझे बताएं, क्या एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम का पार्ट बनी या नहीं बनी? अगर एग्जेम्प्ट इनकम को टोटल इनकम का पार्ट बना देते तो इससे क्या नुकसान होता? इनकम बढ़ जाती, जब इनकम बढ़ जाती तो टैक्स, और वो टैक्स उसको देना पड़ता। तो अगर 30 को कोई बंदा गलती से इसमें डाल देगा तो फिर 30 एग्जेम्प्ट रही या उस पर भी टैक्स रेट लग गया? तो जब 30 पे भी टैक्स रेट लग गया, इसकी तो इजाजत ही नहीं है। तो न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व किया करेंगे। लेकिन एक और बात लिख दूं, थ्योरेटिकली स्पीकिंग इसकी इजाजत है कि ये बंदा कह दे, थ्योरेटिकली स्पीकिंग ही कैन से, बल्कि लॉ मेकर कह रहे आपको कहना पड़ेगा, ही कैन से माय टोटल इनकम is rupees 120। अगर कोई से पूछे तुमने टोटल कितना कमाया, तो भाई टोटल कितना कमाया। लेकिन अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आए तो इसने टोटल कितना कमाया, 90। तो जहां तक बात है टोटल कमाया कितना, वो है 120। जहां तक बात है टोटल टैक्स किस पे देना है, तो वो 90 पे देना है। तो ये दो डेफिनेशंस हैं टोटल इनकम की, एक न्यूमेरिकल डेफिनेशन है, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग ही कैन से या ही विल से, वो कहेगा क्योंकि हुकूमत कह रही है उसे, ही विल से दैट माय टोटल इनकम इज रुपीज 120। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कितना शो किया करेंगे, 1 मिनट पहले इसको पढ़ लेने दें। पढ़ें जी, टोटल इनकम की डेफिनेशन पढ़ें, सेक्शन 10। टोटल इनकम is sum of person's income under and person's income, वो भी शामिल करो, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट इनकम, ये भी शामिल करो। तो ये इसकी टोटल आ गई। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आई तो सफे के टॉप पे आए, सफे के टॉप पे आए। उसने कहा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका मैं खुद बताऊंगा, वो पढ़ें क्या है। The taxable income of a person shall be the total income only under clause A। B वाली अब आपने इग्नोर करनी है। नीचे है कौन कौन सी थी, A और B दोनों थी। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आनी है, सिर्फ कौन सी वाली लेनी है और कौन सी वाली इग्नोर करनी है। लेकिन जब कोई जुबानी कलामी पूछे तुमने कितना कमाया, तो 120। लेकिन अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आए तो कितना कमाया, 90। ये दोनों बातें लॉ से साबित हैं। ज़बानी कलामी का जवाब है 10 में, 10 में देखें ज़बानी कलामी का जवाब है A एंड B। अपनी वो इनकम भी बतानी है जिस पे टैक्स देना है, वो भी बतानी है जिस पे टैक्स। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आई तो सफे के टॉप पे देखें उसने रूल ही बदल दिया। कहते थे टैक्सेबल इनकम शेल बी द टोटल इनकम, सिर्फ कौन सी वाली, ओनली लिख लें आगे, ओनली अंडर क्लॉज A ऑफ सेक्शन 10। ओके, बता दें ये न्यूमेरिकली स्पीकिंग कितनी इनकम है और ज़बानी कलामी 120।
एक मिनट। Okay. Section 11. For imposing tax and calculating taxable income, total income, all income shall be classified under the following heads: salary, property, business, capital gain, other source. यहाँ एक नया हेड भी आ रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसकी फिर बात करेंगे, अभी न्यूमेरिकल के फेस पे मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, फिर कभी बात करेंगे। पॉइंट 2, ओके। ये 150 है, ये कैसे आया होगा? प्रोबेबली, शायद, मैं अपनी तरफ से फिगर्स एज्यूम कर रहा हूं। बिजनेस की सेल एज्यूम कर रहा हूं, बिजनेस के एक्सपेंसेस एज्यूम कर रहा हूं। 1000 रुपया सेल बिजनेस की, 850 के एक्सपेंसेस, तो 1000 के सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग एक्सपेंसेस 850 के, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 150। अब लॉ मेकर कह रहे हैं द इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम शेल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज: चार्जेबल अमाउंट लेस डिडक्शंस, चार्जेबल अमाउंट लेस डिडक्शंस। सेल का नाम क्या रखा? चार्जेबल अमाउंट। डिडक्शंस का नाम, एक्सपेंसेस का नाम क्या रखा? अब 850 और 470 में जमीन आसमान का फर्क है। इट इज डिडक्शन, इट इज डिडक्टेबल अलाउंस, इट इज डिडक्शन। तो यहां से ऊपर ऊपर किसी हेड में अगर खर्चा माइनस करें, क्योंकि ज़कात तो किसी हेड का खर्चा नहीं है बिजनेस का खर्चा नहीं है ज़कात। ये कौन से खर्चे होंगे? बिजनेस के बिजली के बिल, बिजनेस की रिपेयर होगी। ज़कात तो किसी हेड का खर्चा नहीं है, ज़कात तो एक इंडिपेंडेंट चीज है जो आपने जमा करानी है। तो आप बता दें, टोटल इनकम से ऊपर ऊपर अगर कोई चीज माइनस हो जाती है तो उसका नाम क्या होगा? और टोटल इनकम के बाद जो माइनस होती है उसका नाम क्या होगा? डिडक्टेबल अलाउंस। अच्छा, सेल का नाम क्या? एक्सपेंसेस का नाम डिडक्शन, सेल का नाम
एक्सपेंसेस का नाम, ज़कात का नाम, डिडक्टेबल अलाउंस। ओके, पढ़ें जी ये पॉइंट्स, फिर इसको नोट कर लें। पॉइंट 2, द इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम। देखें इधर, द इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी टोटल चार्जेबल अमाउंट, अंडरलाइन करके ऊपर लिखें सेल, शेल बी सेल, चार्जेबल को अंडरलाइन करके सेल, शेल बी टोटल सेल derived by the person under the head as reduced by, okay, deduction, not deductible allowance, deduction से मुराद लिखें expenses। अब 150 पे स्टार डाल के वो नोट कर लें, ये फिगर्स एज्यूम की है मैंने। वो एंड से लेजर लाइट ला दीजिएगा, है पड़ी हुई? पढ़ें जी। Where, sorry, the income under a head of income for a tax year shall be total chargeable amounts, यानी sale derived by the person under the head as reduced by, माइनस कर देंगे उसमें से खर्चे। ओके, ठीक है, रहने दें कल। अच्छा जी, इधर देखें, इट मे हैपन, इट मे हैपन that it is 1100, it may happen that it is 1100, that sale of business is 1000 and expenses of business are 1100, then what is the resultant figure? Loss कितना? 100। इसको लिखने की इजाजत है, इसमें कोई मसला नहीं, इसकी खैर है। ये वाला नेगेटिव नहीं आ सकता, ये वाला नेगेटिव नहीं आ सकता, ये नेगेटिव आ जाए कोई हरज नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं ऐसे ही, यहाँ जहाँ ये बनाया ना वहीं 1000 माइनस 1100 नेगेटिव 100 एक्सेप्टेबल, इसमें कोई हरज नहीं, एक्सेप्टेबल, ये खैर है। लॉस आ सकते हैं, ऊपर लॉस आ सकते हैं, टोटल इनकम से ऊपर लॉस आ सकते हैं, नीचे लॉस नहीं आ सकता। डिडक्शन माइनस करें तो लॉस आ सकता है, लेकिन अगर डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करें और लॉस आ रहा हो तो जीरो लिख देना। बिजनेस के खर्चे बिजनेस की सेल से ज्यादा हो सकते हैं, लॉस आ सकता है, लेकिन टोटल इनकम में से ज़कात माइनस करें तो लॉस की इजाजत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, वे द टोटल डिडक्शन अलाउड, जी बोले कितनी है? 1100। वो उधर देखें, टोटल डिडक्शन अलाउड कितनी है? वे द टोटल डिडक्शन अलाउड 1100
टू अ पर्सन फॉर अ टैक्स एक्सीड द टोटल अमाउंट चार्जेबल। चार्जेबल से क्या मुराद है? सेल। वेयर द टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड द टोटल सेल, द पर्सन शेल बी ट्रीटेड, ट्रीटेड का मतलब होता है शेल बी अज्यूम्ड एज, द पर्सन शेल बी ट्रीटेड एज सस्टेनिंग अ लॉस फॉर दैट हेड। फॉर दैट हेड, उस हेड में उसको क्या आ गया? लॉस आ गया। दिस लॉस इज एक्सेप्टेबल, तो 100 के आगे लिख लें, मुझे -100 है। इट इज लॉस। इसको क्या कहते हैं? लॉस। अच्छा, लॉस का नाम लॉस ही है, इसका नाम उसने चेंज नहीं किया। सेल का नाम तो चार्जेबल था और एक्सपेंसेस का नाम डिडक्शंस। लॉस का नाम नहीं बदला, इट इज कॉल्ड एज लॉस। इसके साथ सुलूक क्या करना है लॉस के साथ, वो पढ़ लें। अ लॉस फॉर अ हेड ऑफ इनकम शेल बी डेल्ट, इसको देखा जाएगा विद इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 14। ओके, तो इसका सुलूक अभी नहीं पढ़ना हमने, इसके साथ क्या सुलूक किया जाएगा इसको चैप्टर 14 में देखा जाएगा जी। नेक्स्ट, ओके, दोस्तों की तरफ एक साहब कहते हैं कि जी मैं रेजिडेंट हूं, सर आसिफ कहते हैं जी मैं रेजिडेंट हूं। हमने कहा आसिफ क्यों? कहते हैं इसलिए कि मैं पाकिस्तान में 360 डेज रहा हूं इस साल। हमने कहा 5 दिन आप कहाँ थे? तो उन्होंने कहा मैं जर्मनी गया हुआ था, आसिफ पेट्रोल पंप उधर खुला हुआ मैंने। आप गए हो जर्मनी? फिर हंस क्यों रहे हो सकते हो। ओके, तो जर्मनी के अंदर देयर इज एन आसिफ पेट्रोल पंप। आसिफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नाम से एक प्रॉपर दुकान है मेरी, जहां पर जो है वो मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा हूं। तो 5 दिन मैं अपने बिजनेस को जरा देखने के लिए गया था, बाकी पाकिस्तान में मैं राइस के अंदर सैलरी इनकम कमा रहा हूं। ओके, जो बंदा रेजिडेंट है, मिसाल के तौर पे सर आसिफ 360 डेज की वजह से क्या बन गए? रेजिडेंट। तो इन्होंने अपनी पाकिस्तान में कमाई गई इनकम पे भी टैक्स जमा कराना है, टैक्सेबल है। और बाहर के मुल्क में कमाई गई इनकम पे भी पाकिस्तान में टैक्स जमा कराना है। वो और बात है, बाहर के मुल्क भी जमा कराएगा, वो भी हमने आने वाले दिनों में पढ़ना है, उसको छोड़े। पाकिस्तान में भी टैक्स जमा कराना है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनसे कितने टैक्स मांगेगी? 2। पाकिस्तान में जो सैलरी कमा रहे हैं उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, और बाहर के मुल्क में जो बिजनेस कमा रहे हैं उस पर भी पाकिस्तान में आके इनको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो ही विल पे टैक्स ऑन 2 इनकम्स, नंबर 1 पाकिस्तान सोर्स एंड नंबर 2 फॉरेन सोर्स। आज आपको पता चलेगा रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन क्यों पड़ी थी। बट इफ अ पर्सन इज नॉन रेजिडेंट, उसका स्टे पाकिस्तान में 10 डेज है, पाकिस्तान में सिर्फ 10 दिन रुका, मिस्टर मुरलीधरन श्रीलंका का प्लेयर 10 दिन 2 टेस्ट मैच खेलने आया था, कोई ब्रेक नहीं बीच में, दोनों टेस्ट मैच एक अच्छे थे और दोनों में मैन ऑफ द मैच बना। आप बताएं, अगर दोनों में मैन ऑफ द मैच बना तो उसने पाकिस्तान में इनकम कमाई। जब पाकिस्तान में इनकम कमाई तो उसको पाकिस्तान वाली इनकम पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अब जब मुरलीधरन हवाई जहाज पे बैठने लगा तो हवाई जहाज पे बैठते हुए इमरान खान ने उससे पूछा, मेरे भाई बाहर के मुल्क में क्या कमा रहे हो? उसने ड्राइवर को कहा चल, कैप्टन चल पड़ा, उसने लिफ्ट ही नहीं कराई। नॉट टैक्सेबल।
किस बंदे से हम बाहर के मुल्क की इनकम का डाटा नहीं पूछ सकते? नॉन रेजिडेंट से। नॉन रेजिडेंट से। मोदी भाई 2 दिन के लिए पाकिस्तान आए, अब 2 दिन पाकिस्तान आके कुछ कमाया, उस पे तो हम इनसे टैक्स मांग सकते हैं, लेकिन ये जो बाहर के मुल्क में कमा रहे हैं उस पे हम उसे टैक्स। तो इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। बताएं मारा कौन गया? रेजिडेंट। रेजिडेंट ने किस किस इनकम पे टैक्स जमा कराना है? वर्ल्ड इनकम पे। वर्ल्ड इनकम पे, पूरी दुनिया में जहां मर्जी कमा ले। लेकिन नॉन रेजिडेंट कैसे रिलैक्स हो गया? इसने सिर्फ किस इनकम पे टैक्स जमा कराना है? तो इसलिए लोगों की कोशिश होती है पाकिस्तान आए भी तो 180 दिन के लिए आए, 181 डेज के लिए आए, या मैक्सिमम 182 डेज के लिए आए। तो जो लोग पाकिस्तान में 182 डेज के लिए आते हैं बाहर के मुल्क से, उनको क्या बेनिफिट अवेलेबल होता है? हाँ, और सर आसिफ भी अगर पाकिस्तान में सिर्फ जो है वो एक बैच स्किप कर दिया, एक बैच उधर ही रहे और एक बैच सिर्फ पढ़ाया करें, तो उनको भी ये बेनिफिट मिल जाएगा। सर आसिफ का स्टे भी अगर पाकिस्तान में 170 डेज है तो ही विल अगेन गेट दिस बेनिफिट। नेशनैलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेशनैलिटी नहीं देखी जाती, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज बेस पे डिसाइड होता है रेजिडेंट कौन है। और तो बताएं रेजिडेंट के लिए क्या चीज भयानक है? उसने वर्ल्ड इनकम पे टैक्स देना है, पाकिस्तान वाली भी बाहर वाली भी। और नॉन रेजिडेंट के लिए क्या चीज रिलैक्सिंग है? हाँ, मुरलीधरन साहब ये मत पूछें कि फला फला ऑस्ट्रेलिया में गए थे, वहां मैन ऑफ द मैच कमाने पे कितना मिला था, फला जगह गए थे वहां मैन ऑफ द मैच कमाने पे कितना मिला था, उससे मत पूछें। बट इफ आई पुट हेयर रेजिडेंट मिस्टर इंजमाम, और वो पाकिस्तान में 250 दिन रुका, बाकी बाहरी मैच खेलता रहा, तो इंजमाम तो भाई तो मारे जाएंगे क्योंकि 250 दिन रुक गए। अब वो पाकिस्तान सोर्स इनकम पे भी टैक्स देंगे और बाहर के मैचेस पे जो उन्होंने पैसे कमाए उस पे भी उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, जल्दी करें भाई, छेती छेती। आप लोग काफी दिन से इंतजार कर रहे थे कि इतवार आए, इकट्ठा होता जा रहा है, जरा एक दिन रिवाइज करके सारा लिखना है। तो कल मौका अच्छा है, अभी तक पढ़ा हुआ सारा रिवाइज करेंगे और सारा याद करके लिखेंगे। हाँ, मंडे को टेस्ट में यही होगा जो अभी तक पढ़ा है। बीआरएस तो नहीं पूछ रही ना टेस्ट में अब। ओके, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड में फर्क ही भूल गया है आपको, तो बीआरएस क्या पूछनी। ओके, पेज नंबर 6 में ही रहे, पॉइंट 5। द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन सर आसिफ अंडर अ shall be computed by adding Pakistan source and both. Next, point 6. The income of a non-resident person जो 10 दिन आया, 15 दिन आया, 20 दिन आया, 100 दिन आया, 150 दिन आया, 180 दिन आया, 181 दिन आया, 182 दिन आया, non-resident. The income of a non-resident under a head of income shall be computed by considering only amounts that are Pakistan source. ओनली, बस। तो नॉन रेजिडेंट को फायदा यह है कि वो सिर्फ किस इनकम पे टैक्स जमा कराएगा? पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो पॉइंट 5 और 6 पूरे लॉ की बेस हैं, बुनियादें हैं। जिसको पॉइंट 5 और 6 क्लियर नहीं समझ लें, उसको आने वाले दिनों में चीजें समझ नहीं आएंगी। 5 और 6 पे पूरे लॉ की बुनियाद खड़ी होगी और बहुत बड़ी बात आज आपको पता चली। ओके, पढ़ेंगे आगे। ज़कात सेक्शन 60, हेडिंग क्या है इसकी? डिडक्टेबल अलाउंसेस। ज़कात के आगे भी कुछ आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ज़कात ही बात करते हैं। A person shall be entitled to a deductible allowance for zakat paid by the person in the year under zakat and usher ordinance. A person shall be entitled to a इजाजत है, shall be entitled इजाजत है to a डिडक्टेबल अलाउंस। क्या आप माइनस कर लें ज़कात को?
अंडर ज़कात एंड रुश्द ऑर्डिनेंस। शर्त क्या है? शर्त सुन लें। शर्त यह है कि ज़कात आपने जमा कराई हो हुकूमत के ख़जाने में उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, हुकूमत के ख़जाने के मुताबिक आपने ज़कात जमा कराई हो। अगली बात सुन लें, अगर ये ज़कात आपने रिलेटिव्स को दी है, बैगर्स को दी है, मांगने वालों को दी है, तो माइनस करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसकी रसीद अवेलेबल नहीं होती। तो ज़कात सिर्फ वो माइनस करने की इजाज़त है जो हुकूमत को दी है। हुकूमत कह रही है सबसे ज़्यादा ज़कात की हकदार मैं हूँ, तो सब मुझे ज़कात दो, तो मैं आगे खुद गरीबों को ढूंढ लूँगी। तो ज़कात भाई सारी माइनस करने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ कौन सी वाली माइनस करने की इजाज़त है? तो शर्त बताएं ज़कात माइनस करने की। अंडर ज़कात एंड, ये गवर्नमेंट का एक दफ्तर है, वहां जाके आपको ज़कात जमा करानी पड़ेगी, वरना ज़कात माइनस करने की इजाज़त नहीं है। नेक्स्ट। अच्छा भाई, इधर जवाब क्या आ रहा था? इधर जवाब क्या आ रहा था? नेगेटिव आ रहा था। क्या आ रहा था? -70। ये साल कौन सा था? जरा सफ़े के टॉप पे जाएं, 2019। ये साल कौन सा था? 2019। आप क्यों देख रहे हो? पुरानी किताब में सही, नए वाले नोट्स में देखो, 2019 लिखा हुआ है। अच्छा, ये साल कौन सा था? 2019। अब इस बंदे ने कहा यार 2019 में गवर्नमेंट आप मुझे ना -70 करने दो और मुझे टैक्स वापस करो मेरा, मैंने टैक्स जमा नहीं कराना, टैक्स वापस करो। तो ये अगला पॉइंट आया, इसने आगे कहा an allowance for a tax year that is not fully deducted shall not be refunded. That is not fully deducted shall refund मांगने नहीं आओगे तुम, ये तुम्हें वापस नहीं करेंगे। अच्छा, इस बंदे ने गवर्नमेंट से कहा अच्छा चलो ठीक है, मुझे टैक्स वापस ना करो, एक और काम करते हैं। 2019 में -70 आया, माइनस में नहीं कर सका, खैर है, वेट फॉर 2020। 2020 में कुछ ना कुछ इधर फिगर आएगी, उसमें से 20 में उसमें से ये वाला 70 भी माइनस करने देना और अगले साल वाली ज़कात भी माइनस करने देना। गवर्नमेंट ने कहा नो, शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू अ सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसने कहा गवर्नमेंट छोड़ो, सब बातें खत्म करो, मुका करते हैं। एक काम ऐसा करते हैं कि 2018 आपको याद है गुजर चुका है। 2018 में मिसाल के तौर पे यहां 500 था और 18 में मैंने ज़कात नहीं दी थी, तो 500 में से ये वाला 70 माइनस करके पिछली कैलकुलेशन रिवाइज करने की इजाजत दो। गवर्नमेंट ने आखिरी चपेट मारी, शैल नॉट बी कैरिड बैक टू अ, बस इसको कहते हैं ये 70 मर गया, डेड हो गया। तो दिस ये जो 70 है, दिस 70 इज डेड, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। ओके, ये 70 वापस भी नहीं मिल सकता, रिफंड भी नहीं हो सकता, अगले साल माइनस भी नहीं हो सकता, पिछले साल, तीनों बुलेट्स के साथ एक लफ्ज लिखा हुआ है, नॉट बी रिफंडेड, नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, नॉट बी रिफंडेड, नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, नॉट बी कैरिड बैक। इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक।